सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बॉस लेवल के बारे में। ये कहानी है रोय पुलवर की। रोय कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसे पता लगा कि वो एक टाइम लूप में फंस चुका है और उसकी जिंदगी में एक ही दिन बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर उसे कोई भी मारता है तब वो अगली सुबह फिर से जिंदा हो जाता है और रोय अब कैसे भी इस चीज का कारण पता लगाना चाहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम रोय को देखते हैं। फिर रोय अपनी कहानी बताने लगता है कि जब भी उसे कोई मारता है वो अगली सुबह फिर से जिंदा हो जाता है और सुबह का समय होता है 7 बजे और अब तक रोय 139 बार मर चुका है। यानी उसकी जिंदगी के 139 दिन बीत चुके हैं इस लूप में। सुबह सुबह 7 बजे उसकी आंख खुलती है, तभी एक आदमी उसके कमरे में आता है जो उसे मारता है और उसके साथ जो लड़की होती है उसे भी मार देता है। और अगर वो इस आदमी से बच जाता है तब पास में एक हेलीकॉप्टर आता है जो उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है। लेकिन ये वाकया अब रोय की जिंदगी में इतनी बार हो चुका है कि उसे पता है कि कौन सी गोली आकर के कहाँ लगने वाली है। इसीलिए वो समझ चुका है कि इन 2 कातिलों से कैसे बचना है। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर से उस पर गोलियां चलती हैं, वो खिड़की से बाहर कूद जाता है। तब उसका पूरा का पूरा अपार्टमेंट ब्लास्ट हो जाता है और खिड़की से कूदने के बाद वो आके गिरता है एक ट्रक पे। लेकिन पिछले 21 बार के बाद वो आज ट्रक पर आकर के गिरा है। पिछले 21 बार में वो बार बार ट्रक के नीचे आया है और उसकी मौत हुई है। फिर वो ट्रक के ऊपर आता है और उसके बाद एक गाड़ी चुरा करके यहाँ से भागने लगता है। तभी उसे पता लगता है कि उसके पीछे 2 और कातिल लगे हैं जिन्हें वो पैम और स्मरिल्डा कह के बुलाता है और ये दोनों लड़कियां उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाती हैं। लेकिन रोय अब इस चीज को समझ चुका है कि उसे इन दोनों लड़कियों से कैसे बचना है, इसीलिए वो उनसे बच करके आगे भागते जाता है। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि फिर से उसका एक्सीडेंट होने वाला है, इसीलिए एक ट्रक आकर के उसे ठोक देता है और फिर से रोय की मृत्यु हो जाती है और रोय की आंख खुलती है अगले सुबह 7 बजे और वो अपनी जिंदगी को ऐसे ही बिताने लगता है। वो एक कातिलों से ऐसे ही लड़ता है। अगर वो अपने अपार्टमेंट वाले कातिल से बचता है तब उस पर हेलीकॉप्टर से हमला होता है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और कातिल हैं। इसके पीछे सारे कातिलों में पड़ने वाली सबसे खतरनाक कातिल एक लड़की है जिसका नाम है गुआन। उसे तलवार चलाने में महारत हासिल है, इसीलिए वो एक ही झटके में रोय का सर काट देती है। उसके अलावा एक कबूम नाम का ड्वार्फ आदमी है जो बार बार रोय को मारता है। और उसके बाद एक और कातिल है जिसका नाम है स्माइली। स्माइली बार बार टो कर लेता है रोय को और उसे घसीट घसीट के मारता है। और स्माइली के अलावा 2 और जुड़वा भाई है जिन्हें जर्मन ट्विंस कहा जाता है। ये भी रोय के जान के पीछे पड़े रहते हैं। उसके साथ साथ एक और आदमी है जो बिल्कुल रोय की तरह दिखता है, इसीलिए रोय उसे बुलाता है रोय नंबर। और वो ऐसे ही हर रोज इन कातिलों से लड़ता है। वो ज्यादातर लोगों से बच जाता है, लेकिन कुछ लोग उसे बार बार मारते रहते हैं। इसीलिए रोय अब इन सारी चीजों से तंग आ चुका है और वो जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तब उसका ध्यान आता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक ही औरत के पास होगा और वो है उसकी एक्स वाइफ। इसीलिए रोय अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन उसका बॉस उठाता है जिसका नाम है कर्नल क्लीव वेंटर। और वेंटर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की मौत हो चुकी है। तब इस बात को सुनने के बाद अब रोय को और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो समझ जाता है कि वेंटर ने ही मारा है उसकी पत्नी को। लेकिन वो ज्यादा सोचता उससे पहले यहाँ पे जर्मन ट्विंस आ जाते हैं और फिर से रोय को मार देते हैं और रोय का दिन फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन इस बार वो कातिलों से बचता है और चला जाता है एक डाइनर में जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है जेक नाम के आदमी से। और जेक उसे बताता है कि जल्दी यहाँ की आखिरी सीट भी भरने वाली है। वो सीट बुक है दाई फेंग नाम के एक औरत के नाम पे जो दुनिया के सबसे बेहतरीन तलवार फाइटर है। तब रोय इस बारे में सोचने लगता है। तभी उसके पास आकर के एक और आदमी बैठता है जिसका नाम है डेव। और डेव उसे बताने लगता है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में और इनकी बातें चल ही रही होती है। तभी रोय की नजर पड़ती है घड़ी पे और वो टाइम देख करके समझ जाता है कि अब सारे कातिल उसे मारने आने वाले हैं, ये उनके आने का समय है। फिर वो आते हैं और रोय को छल्ली कर देते हैं। रोय जानता है कि उसका भविष्य क्या है। वो चाहे जहाँ भी चला जाए हर जगह कातिल उसका इंतजार करते हैं और एक समय पे उसे मार देते हैं। वो शहर के हर एक जगह पे भाग चुका है, लेकिन हर जगह पे उसे कातिलों ने मारा है। इसीलिए आज आकर के वो डाइनर में बैठ गया ताकि थोड़े समय के लिए वो शांत रह सके। लेकिन जैसे ही रोय मरता है उसका दिन फिर से रीसेट हो जाता है। लेकिन इस बार वो अपनी एक्स वाइफ को याद करता है कि जब वो उससे मिला था तब उसने क्या कहा था। रोय की एक्स वाइफ का नाम है जेमा और जेमा ने रोय को बुलाया था अपने लैब में, ये कह के कि उसके लैब में लोगों की जरूरत है, इसीलिए वो नौकरी दे रहे हैं लोगों। तब रोय भी चला गया था उसके लैब में। लेकिन जेमा यहाँ पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है रोय में और उसके बॉडी का माप लेने लगती है और उसके साथ साथ वो उसके बालों का सैंपल भी लेती है। तब रोय समझ नहीं पाता कि वो क्या कर रही है और वेंटर कैमरे में इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तभी रोय पूछता है कि ये कौन सी मशीन है। तब जेमा बताती है कि ये मशीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर ये गलत हाथों में चली गई तब पूरा का पूरा प्लेनेट भी तबाह हो सकता है। इसी बीच रोय की नजर पड़ती है जेमा के बेटे पे जो रोय का भी बेटा है, लेकिन रोय को इस बारे में पता नहीं है। फिर वो जेमा से बात करने लगता है अपने रिश्ते के बारे में कि वो चाहता था कि वो जेमा को अपना पूरा समय दे
और वो जेमा के लिए किसी को भी छोड़ सकता था। और एक बार फिर से वो जेमा की जिंदगी में आना चाहता है और रोय को कहीं ना कहीं शक है कि जेमा का बेटा उसका ही है। इसीलिए वो जेमा को कहता है कि मुझे पता है कि वो मेरा भी बेटा है, इसीलिए मैं उसके साथ भी समय बिताना चाहता हूँ। और अभी इनकी बातें चली रही होती है, तभी वेंटर का गार्ड यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे बाहर वालों का आना मना है। तब रोय कहता है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ये रही मेरी सीवी। तब वो आदमी कहता है कि हम किसी को भी हायर नहीं कर रहे हैं, तुम्हें ये बात किसने बताई? तब रोय समझ जाता है कि जेमा ने झूठ बोला है, लेकिन जेमा अब इस गार्ड को भगा देती है और वो रोय को कहती है कि मैंने बहुत ही खूबसूरत बर्थडे प्रेजेंट भेजा है जिसे तुम्हें देखना चाहिए, तुम बस उस आयरिस नाम को याद रखना। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से रोय को भगाने लगती है, लेकिन वेंटर इन सारी चीजों को देख लेता है। फिर वो अपने गार्ड को कहता है कि इसे रोय को नहीं बुलाना चाहिए था, वो कभी स्पेशल फोर्सेस में हुआ करता था, लेकिन अभी उसने हमारे एक्सपेरिमेंट को देख लिया है। ऐसे ट्रेन लोगों की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें रैंडम लोगों को लाना चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, वरना हमारा एक्सपेरिमेंट खतरे में आ सकता है। इसीलिए विंटर यहाँ पे बुलाता है जेमा को और उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुमने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है, रोय को तुम्हें कभी भी यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। तभी हम रोय को देखते हैं एक बार में, जिसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम है एलिस, और एलिस फ्लर्ट करने लगती है रोय के साथ। तभी यहाँ की बारटेंडर रोय को कहती है कि तुम कभी भी खुश नहीं रहने वाले हो वन नाइट स्टैंड में, क्योंकि तुम अपनी पत्नी को नहीं भूल पाओगे। तभी एलिस चली जाती है वॉशरूम और इसी बीच जेमा का कॉल आता है रोय के पास और वो उसे कहती है कि मैं कुछ बहुत ही बड़ा करने जा रही हूँ, इसीलिए मुझे डर लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन जेमा और कुछ कहती उससे पहले वेंटर उसका फोन काट देता है। तब रोय सोचने लगता है जेमा के बारे में कि जेमा परेशान थी। तभी हम जेमा को देखते हैं जो रोय के ब्लड और उसके बालों को डालती है एक मशीन में। तब वेंटर भेजता है अपने गार्ड को और कहता है कि अब जेमा बहुत ही आगे निकल चुकी है, हमें उसे रोकना पड़ेगा। लेकिन रोय अब जेमा के बारे में नहीं सोचता और वो एलिस के साथ चला जाता है अपने घर। फिर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और ये आखिरी रात होती है, क्योंकि अगली सुबह से रोय का अब टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है और रोय अभी इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे याद आता है कि जेमा ने उसे कहा था कि वो उसके बर्थडे प्रेजेंट को चेक करे। तब रोय उस बॉक्स को खोलता है, तब उसे नाम देखने को मिलता है ओसाइरिस, जिस नाम के बारे में जेमा ने जिक्र किया था। फिर वो किताब के आखिरी पन्ने पे देखता है जहाँ जेमा ने लिखा है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। और इस बुक को पढ़ने में अब रोय मशगूल हो जाता है और वो भूल जाता है कि हेलीकॉप्टर से कातिल यहाँ पे आ रहा है और वो फिर से रोय को छल्ली कर देता है और रोय ऐसे ही कई बार मरता है। लेकिन अगली बार वो अपनी गाड़ी को निकालता है और गाड़ी को बहुत ही तेजी से लेकर के जाता है एक अंडरग्राउंड जगह, जहाँ बैठ करके अंदर वो किताब को पढ़ने लगता है कि आखिर इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है। और थोड़े समय में वो पूरे किताब को पढ़ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि इस कहानी से उसके जिंदगी का क्या ताल्लुक है। तभी वो अपने सामने अपने बेटे को देखता है जिसका नाम है जो। तो वो समझ नहीं पाता कि जो इस इलीगल जगह पे क्या कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि उसके परिवार में अब सिर्फ जो ही बचा है, इसीलिए वो जो का पीछा करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद वो जाता है जो के पास, फिर उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल बंक नहीं करना चाहिए था, तुम ऐसी जगह पे क्या कर रहे हो और तुमने क्या खरीदा यहाँ से। तब जो उसे अपने कार्ड्स दिखाता है जो सिर्फ कार्ड्स हैं और ये कोई भी इलीगल चीज नहीं है। फिर रोय डिसाइड करता है कि आज का अपना पूरा समय वो अपने बच्चे के साथ बिताएगा। फिर वो जो को लेकर के जैसे ही बाहर आता है वो बाहर टाइम देखता है, फिर उसे पता लगता है कि इतने समय तक वो कभी भी जिंदा नहीं रहा था। तब वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर उसे समझ में आता है कि उन लोगों ने उसके शरीर में ट्रैकर लगाया है और जैसे ही वो अंडरग्राउंड आया वहाँ पर वो लोग उसे ट्रैक नहीं कर पाए। लेकिन अब वो अंडरग्राउंड से बाहर आ चुका है और सारे कातिल यहाँ पे हैं जो अंधाधुन उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब रोय अपने बेटे के सामने आकर के खड़ा हो जाता है ताकि जो को कुछ भी ना हो, लेकिन वो लोग रोय को छल्ली कर देते हैं। तब मरते वक्त रोय अपने बेटे को कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, और इतना कहने के बाद वो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन सुबह सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो सबसे पहले कातिल को पीटने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरे शरीर में ट्रैकर कहाँ लगा हुआ है। लेकिन वो आदमी कुछ बताता उससे पहले हेलीकॉप्टर वाला बंदा उसे मार देता है, इसीलिए अब रोय को जवाब नहीं मिलता। फिर वो भागता हुआ आता है डाइनर के अंदर, फिर वॉशरूम के अंदर जाता है और अपने पूरे शरीर को चेक करने लगता है कि वो ट्रैकर कहाँ पे हो सकता है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ट्रैकर नहीं मिलता। तभी वो बाहर डेव को देखता है और डेव को ऐसी चीजों के बारे में पता है, इसीलिए वो उससे पूछता है कि अगर तुम्हें ट्रैकर किसी के बॉडी के अंदर छुपाना हो तब तुम कहाँ छुपाओगे। तब वो कहता है कि सबसे सुरक्षित जगह है दांत। तब इस बात को सुनते ही रोय को ध्यान आता है कि वो एक डेंटिस्ट के पास गया था और उसने उसे सुला दिया था। तभी उसने वेंटर के गार्ड को वहाँ पे देखा था, इसीलिए अब रोय भी समझ जाता है कि उसके दांत के
अंदर ही ट्रैकर छुपा हुआ है। फिर वो डेव को लेकर के बाथरूम में जाता है और एक एक करके अपने सारे दांतों को बाहर निकालता है। तब थोड़े समय के बाद वो दांत बाहर आता है जिसके अंदर वो ट्रैकर होता है। तभी यहाँ पे रॉय नंबर 2 आ जाता है और वो रॉय को मार देता है। लेकिन अगली सुबह रॉय की जैसे ही आँख खुलती है उसके पास जो लड़की होती है वो उसे मारने लगता है और कहता है कि बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। तब वो नाम नहीं बता पाती। फिर रॉय फिर से उस ट्रैकर को लेता है, को निकालता है और उसे लेकर के जाता है एक पुरानी बिल्डिंग में। तब पैम आती है उसका पीछा करते हुए। तब रॉय उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया है मुझे मारने के लिए। तब पैम कुछ नहीं बताती। तब इस बात को सुनते ही रॉय यहाँ पे पैम को मार देता है और रॉय जानता है कि अगर जेमा ने उसे इन सब में डाला है तब जरूर कुछ सोच के डाला होगा। इसीलिए रॉय बदला लेने लगता है और वो एक एक करके चुन चुन के सारे कातिलों को मारता है। और अंत में वो कॉल करता है वेंटर के बॉडीगार्ड को और उसे कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें भी मारूंगा और फिर मैं वेंटर को भी मारूंगा। फिर इतना कहते ही वो उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है लेकिन बाहर ही बैरेट उसे मार देता है। लेकिन रॉय हार नहीं मानता, वो बार बार कोशिश करते रहता है और थोड़े समय के बाद वो बिल्डिंग के अंदर भी चला जाता है। लेकिन गार्ड्स उसे बार बार ऐसे ही मारते रहते हैं। तब वो एक के बाद एक प्लानिंग बनाता है, वो अपनी गलतियों से सीखता है और अगली बार उन्हें मार देता है। लेकिन वो वेंटर के पास पहुंचता उससे पहले उसकी मुलाकात होती है जुआन से। जुआन एक बहुत ही बेहतरीन शॉट फाइटर है, इसीलिए वो बार बार रॉय को मारती है और रॉय उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। कभी कभी वो रॉय को घायल कर देती है। तब उसके सामने वेंटर आता है और कहता है कि मैं इतिहास को बदलने वाला हूँ और तुम मुझे नहीं रोक पाओगे क्योंकि अगला विधाता मैं हूँ। फिर जब रॉय दोबारा जिंदा होता है तब वो बड़े ध्यान से इन चीजों के बारे में सोचने लगता है कि आखिर जेमा ने उसे वो किताब क्यों भेजी थी और उसे पता है कि इस किताब का भी नाम ओसाइरस है और उसके साथ साथ जेमा जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसका भी नाम ओसाइरस था। फिर रॉय को समझ में आता है कि जेमा ने उसे जानबूझ के डाला है क्योंकि उसे भरोसा था कि रॉय इन सारी चीजों को रोकेगा। इसलिए रॉय अपनी तैयारी में लग जाता है। वो नए नए प्लान्स बनाता है। वो हर रोज जगता है और भाग के जाता है डाइनर में और सबसे पहले अपने दांत को बाहर निकालता है जिसमें ट्रैकर है। लेकिन इसी बीच वो दाई को कहता है कि वो उसे तलवार से लड़ना सिखाए और दाई भी राजी हो जाती है उसे सिखाने के लिए। तब रॉय बहुत सारे लूप्स का इस्तेमाल करता है। वो हर रोज सुबह में उठ करके आता है दाई के पास और दाई उसे तलवार चलाना सिखाती है। फिर रॉय इतना बेहतर हो जाता है कि वो दाई को भी हरा देता है। तब उसे लगता है कि वो तैयार है। फिर अगले दिन वो जाता है जुआन के पास और उसके साथ खेलने लगता है। जुआन अपनी पूरी ताकत लगा लेती है फिर भी वो रॉय को नहीं हरा पाती। तब अंत में रॉय उसे बड़े ही आसानी के साथ मार देता है। तभी यहाँ पे बैरेट आता है। तब रॉय उसे भी मार देता है। तभी वो वेंटर को देखता है। फिर वो वेंटर से लड़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो वेंटर को घायल करता है। लेकिन उसे मारने से पहले वो कहता है कि कोई भी ईश्वर नहीं बन सकता और ना ही कोई इतिहास को बदल सकता है। फिर इन बातों को सुनने के बाद वेंटर कहता है कि तुम्हें भाषण नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। फिर इस बात को सुनते ही रॉय वेंटर को मार देता है और भाग के पहुंचता है अपने बेटे के पास। तब तक वो देखता है कि बहुत देर हो चुकी है, उसके बेटे की मौत हो गई है। तब इस चीज को देखने के बाद रॉय बुरी तरीके से टूट जाता है और वो फूट फूट के रोने लगता है। तभी वो देखता है कि पूरी दुनिया खत्म हो रही है जैसा जेमा ने कहा था। इसीलिए अगली बार जब वो जगता है तब वो अपनी सारी उम्मीदें खो देता है क्योंकि उसे लगता है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है और किसी चीज का अब कोई भी मतलब नहीं बनता। इसीलिए वो हमेशा बिस्तर में ही सोया रहता है। रोज कातिल आते हैं और उसे मार देते हैं लेकिन एक वक्त के बाद वो तंग आ जाता है। तब वो फिर से कातिलों को मारता है और निश्चय करता है कि वो अपने बचे हुए समय को अपने बच्चे के साथ बिताएगा। फिर वो रोज जो से मिलता है, वो उसके साथ हर काम करता है, जो चीज जो को खुशी देती है, लेकिन वो उसे बताता नहीं कि वो उसका पिता है। और इसी बीच दुनिया बार बार खत्म भी हो रही होती है। तभी एक दिन सुबह में जो कहता है कि उसने अपनी माँ से बात किया था 15 मिनट पहले। तब इस बात को सुनने के बाद रॉय चौंक जाता है और उसे समझ में आता है कि जेमा रात को नहीं मरी थी बल्कि वो सुबह में मरी है। इसीलिए अगली सुबह वो जैसे ही जगता है सबसे पहले जाता है लैब में और वेंटर और वेरेट को मारता है और उनसे पूछता है कि जेमा ने क्या किया। तब वो बताते हैं कि जेमा ने मशीन के साथ कुछ ऐसा किया जिसे हम भी नहीं रोक सकते। लेकिन इसी बीच वेंटर को एहसास हो जाता है कि जेमा ने क्या किया था। उसने मशीन में रॉय का डीएनए डाल दिया और उसे एक टाइम लूप में डाल दिया ताकि वो सारी चीजों को ठीक करे। लेकिन अब रॉय को पता लग जाता है कि जेमा की मौत कब होगी, उसे एग्जैक्ट टाइम पता है। फिर टाइम के पता चलते ही वो अपने आप को गोली मार लेता है ताकि लूप फिर से स्टार्ट हो। फिर वो सुबह में जगता है और उसे पता है कि उसके पास अब कितना कम वक्त है। इसीलिए पहले कातिल को मारने के बाद वो सीधा हेलीकॉप्टर पे कूद जाता है और हेलीकॉप्टर को लेकर के जाता है उस जगह पे जहाँ पे जेमा है। तब उसे वहाँ पर भी बहुत सारे कातिल मिलते हैं। फिर वो एक एक करके सारे कातिलों को मारने लगता है और उन्हें मारने के बाद एक तलवार उठाता है और धीरे धीरे जाने लगता है लैब के अंदर। तब उसके सामने जो भी आता है वो सबको मौत के घाट उतार देता है और पहुंचता है जेमा के लैब में। तब वो देखता है कि बैरेट जेमा को मार रहा है। तब वो बैरेट को मारता है और उसके बाद तुरंत
वेंटर को मार देता है। तब जेमा समझ जाती है कि वो टाइम लूप का इस्तेमाल करके यहाँ पे आया है, इसीलिए वो रोय से पूछती है कि तुम्हें कितने अटेम्प्ट लेने पड़े। तब रोय झूठ बोलता है और कहता है कि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। लेकिन जब वो जो के बारे में बताता है तब जेमा समझ जाती है कि इसने कई महीनों का वक्त लिया है। फिर वो बताती है कि इस मशीन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो हो तुम। इस मशीन का जो मिसिंग पार्ट है वो है तुम्हारा डीएनए, इसलिए तुम्हें मशीन के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें तुम्हारी मौत भी हो सकती है और अगर तुम्हारी मौत हुई तब दिन की एक बार फिर से शुरुआत होगी, लेकिन वो रियल टाइम में होगा। वो दिन कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हमें शायद ये रिस्क लेना पड़े। लेकिन मैं इस चीज को लेकर के श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैं ये पहली बार कर रही हूँ। लेकिन अब रोय को भरोसा है जेमा पे, इसलिए वो कहता है कि मैं इस मशीन के अंदर जा रहा हूँ। फिर वो मशीन के अंदर जाता है और मशीन चलना शुरू हो जाती है और समय फिर से रीसेट हो जाता है, लेकिन इस बार रियल टाइम में। और यह फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।